प्रश्न होगा आपके मुख्य परीक्षा का। 3 प्रश्न हो चुके हैं अब तक, और जो पिछला प्रश्न था वो मुद्रास्फीति से संबंध था। आज का प्रश्न भी जो है मुद्रास्फीति से संबंध है, और ये प्रश्न जो है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति सहनीय सीमा से ज़्यादा होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। आप किस तरह से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेंगे? सहनीय सीमा के अंदर प्रयास करेंगे। यहां पर देखिए क्वेश्चन में अर्थव्यवस्था में जो है आपका अच्छा नहीं माना जाता है, वो लिखा है एक लाइन। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन का पार्ट है, अंदर रखने के लिए क्या प्रयास करेंगे? ठीक है, जो सरकार प्रयास करती है आप वही करेंगे प्रयास। ठीक है, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और जहाँ तक पहला पार्ट का क्या यूज है, तो सिंपल सा यूज है कि आपको एक संकेत दिया है कि अच्छा संकेत नहीं माना जाता। आप थोड़ा सा उसका चर्चा जो है कर दीजिए कि क्यों अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में होगा भूमिका के बाद। मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं अच्छा माना जाता है, इसको आपको लिख देना है। जो पिछले क्वेश्चन में बताया गया था, यह समानता को उत्पन्न करता है, आर्थिक असमानता को बढ़ाता है, इसका प्रतिगामी प्रभाव होता है, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करता है, व्यापार असंतुलन को बढ़ाता है, व्यापार असंतुलन को बढ़ाता है, और भी लिख सकते हैं विदेशी मुद्रा भंडार कम करता है। क्यों कम करता है? इसलिए कम करता है क्योंकि आपका सामान तो महंगा हो गया। ठीक है, महंगा हो गया तो आपका सामान मार्केट में डिमांड जो है थोड़ा कम हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपका जो है आयात निर्यात की अपेक्षा बढ़ जाएगा। उससे दो चीज़ होगा, एक विदेशी मुद्रा का यूज करना होगा आयात करने के लिए, और दूसरा आयात जब अधिक होगा तो व्यापार संतुलन गड़बड़ हो जाएगा, सरकारें टैक्स लगाने लगती हैं। ठीक है, नैतिकता का पतन होता है। बहुत सारी चीज़ों को आप सोच सोच करके लिख सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य भूमिका देने के बाद उसके बाद आपको सीधे यहाँ जाना है, प्रमुखता इसको देना है। ये आपका अगर 600+ वर्ड्स के लिए आया है तो ये आपका 50 से 100 वर्ड में आपको इसको समाप्त कर देना है, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है,
सहनीय सीमा के अंदर। तो पहले सहनीय सीमा क्या है उसको बता देना है, ठीक है। इसको बताना जरूरी होगा, तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। सहनीय सीमा क्या होता है? मुद्रास्फीति का वह दर जो अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाए बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक हो, रोजगार के वृद्धि में सहायक बने। और सहनीय सीमा मैंने कितना बताया था? 5%, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रश्न के सबसे मेन पार्ट पर आना है, कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। नियंत्रण कैसे करेंगे? तीनों उपाय जो मैंने बताया था अवधारणा वाले प्रश्न में, उसको डाल देना है। पहला मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय, दूसरा, और तीसरा जो है प्रत्यक्ष उपाय। मौद्रिक में विमुद्रीकरण, और मौद्रिक नीति। क्राउडिंग आउट इफेक्ट जो मैंने बताया था, CRR, SLR, BR, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF, RR, रेपो रेट, वैधानिक तरलता अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। ये सारे को क्या करती है रिजर्व बैंक? थोड़ा वृद्धि कर देती है। इससे मौद्रिक तरलता जो होता है बैंकों का, वो कहाँ चला जाता है? रिजर्व बैंक के पास चला जाता है। और उसका नुकसान क्या होता है? मार्केट को होता है। जो पैसा मार्केट में ऋण के रूप में बैंकों के माध्यम से आना चाहिए था, वो पैसा चला गया रिजर्व बैंक और भारत सरकार के पास, ठीक है। इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है, मार्केट को हुए इस नुकसान को। ये कब होता है? जब बजट असंतुलित होता है, जब सरकार घाटे में चलती है, ठीक है। सार्वजनिक, ये जो है आपका उपाय इसमें डाल देना है। इसको मैं अच्छी तरह से पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं, ठीक है। यहाँ डाटाज को भी आप डाल सकते हैं कि वर्तमान में कितना कितना है ब्रैकेट में। राजकोषीय उपाय में जो है आपका संतुलित बजट बनाना, यानी कि घाटे का बजट नहीं बनाना। खुले बाजार की क्रियाएं, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसमें शेयर बेचे जाते हैं, सरकारी शेयर आकर्षक प्रस्ताव पर, जिसको प्रतिभूति कहा जाता है, सिक्योरिटीज। इसमें सिक्योरिटीज दिया जाता है, आप इतना पैसा लगाइए, मैं इतना आपको वापस कर दूंगा, ठीक है। पहला। दूसरा, इसमें आपका तरह तरह से इसलिए आकर्षण दिया जाता है कि लोग जो हैं आकर्षित हो जाएं किसी तरह से सरकार का शेयर लेने के लिए। और चूंकि सरकारी शेयर होता है तो इस पर ज़्यादा भरोसा होता है, हर सारा अर्थव्यवस्था तो विश्वास पर टिका हुआ है, ठीक है। और वो खरीद लेते हैं। तो जो पब्लिक के पास मनी होता है वो कहाँ चला जाता है? गवर्नमेंट के पास। वर्तमान में भी RBI द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए की सिक्योरिटीज जो है बेचे जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो 20,000 करोड़ रुपए जो है मार्केट से निकल के कहाँ चला जाएगा? सरकार के पास। ये भी क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहीं ना कहीं से उत्पन्न करेगा, हालांकि इसको नहीं बोलते हैं, बैंक के माध्यम से जो होता है उसको बोलते हैं।
इसमें जो है और होगा सार्वजनिक व्यय कम करना। कर लगाना, बचत प्रोत्साहित करना, इस सबको डील कर देंगे। ठीक है। सार्वजनिक व्यय क्या होता है? सार्वजनिक व्यय बजट में आपको अच्छी तरह से मैं समझा दूंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो सरकार द्वारा खर्च किया जाता है अलग अलग कार्यों हेतु, चाहे पूंजीगत खर्च हो या राजस्व खर्च हो, सारे को सार्वजनिक व्यय कहा जाएगा, दोनों को। ठीक है। पूंजीगत में इंडस्ट्री का जो है आपका एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है, या ऋण देना विदेशों में कुछ खास ब्याज पर, हॉस्पिटल बनाना, बड़े बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाना, स्थायी संरचनाएं बनाना। राजस्व व्यय में वेतन देना। ठीक है। जो वापस नहीं आता है राजस्व व्यय, और पूंजीगत व्यय जिसमें वापस आने का ब्याज सहित संभावना होता है। ठीक है। राजस्व व्यय जो होता है वेतन देना, सब्सिडी देना, पेंशन देना, या सामाजिक योजना पर खर्च करना। ठीक है। तरह तरह का सामाजिक योजना होता है ना, जो आप हर साल सुनते हैं, ये योजना शुरू हुआ, उज्ज्वला योजना शुरू हुआ गैस वगैरह वितरण के लिए, तो सब पैसा कहाँ से आता है? सब सारा पैसा जो है सरकार द्वारा राजस्व व्यय किया जाता है, जो वापस नहीं मिलता है जनरली सरकार को मनी के रूप में। ठीक है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि अगर हेल्दी रहेंगे पब्लिक, अगर हॉस्पिटल बनता है, स्कूल बनता है, शिक्षित और स्वस्थ रहेंगे, तो एक मानव संसाधन का निर्माण होता है, वो कहीं ना कहीं से अर्थव्यवस्था में फिर योगदान देते हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से फिर लाभ होता है राजस्व व्यय का, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से लाभ नहीं होता। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कर लगाने से क्या होगा? कर लगाने से ही होगा कि जो मुद्रा की मात्रा बाजार में था वो किसके पास चला जाएगा? सरकार के पास। लोगों के पास कम मुद्रा होगा, कोई मार्केट नहीं निकलेंगे, डिमांड कम होगा, मुद्रास्फीति कंट्रोल में आएगा। बचत, अगर बचत को प्रोत्साहित तरह तरह से किया जाता है तो बैंक में वो जमा करेंगे, ऋण पत्र सरकार से लेंगे, बॉन्ड लेंगे, शेयर्स खरीदेंगे। ठीक है। या घर में ही बचत करेंगे, तो मांग जो है कम होगा, उनकी क्रय शक्ति जो है कम होगा लोगों की। ठीक है। जिसके कारण मुद्रास्फीति कम होगा, क्योंकि मांग कम होगा, वस्तुओं का दाम जो है धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। तो ये सब आप कर सकते हैं, जिसमें खुले बाजार की क्रिया को मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में भी। ये राजकोषीय उपाय। प्रत्यक्ष उपाय, प्रत्यक्ष उपाय जो होता है डायरेक्ट एक्शन। ठीक है। इसमें पीडीएस हो सकता है, इंडस्ट्री हो सकता है, डीए हो सकता है। ठीक है। प्रचार वगैरह आप लिख सकते हैं। ठीक है। पीडीएस का अर्थ क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपको जैसा कि पता है, खाद्य सुरक्षा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है आपके जेपीएससी मेंस सिलेबस में और आईएएस मेंस सिलेबस में भी। उसको बहुत ही ज़्यादा महत्व इकोनॉमिक्स में स्पेशली दिया गया है जेपीएससी के द्वारा। खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है मुद्रास्फीति के कारण, क्योंकि गरीबों को बाजार जाकर गेहूं चावल जो मूल रूप से प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं, किरोसिन तेल ऊर्जा के लिए, ठीक है, वो सब खरीदना उनके लिए संभव नहीं होता है, पूरी तरह से नहीं खरीद पाते हैं कि उनका जो है पूरे महीने भर अच्छी तरह से चल सके। इस स्थिति को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि पीडीएस में आपूर्ति बढ़ा दी जाती है। ठीक है। वहाँ कम दाम पर मिलता है, अथवा आप कुछ विशेष योजनाएं लाई जा सकती हैं पीडीएस से भी अगर काम नहीं चल रहा। ठीक है। अन्नपूर्णा योजना जैसे है, या आपका खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। ठीक है। तो इस ढंग के कुछ नए योजनाओं को लॉन्च किया जाता है, जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, या फिर आपका जैसे इसको भी आप डाल सकते हैं, जो दाल भात योजना झारखंड का। ठीक है। 5 रुपया में भरपेट खाना, या पश्चिम बंगाल में भी शुरू हुआ है
ममता सरकार के द्वारा माँ योजना, उसमें भी 5 रुपया में भरपेट खाना। तो ये सब क्या चीज़ है? ये खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को कंफर्म करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति जो है भूखे ना रहे, ठीक है। क्योंकि आज़ादी के 70 सालों के बाद यह बहुत बड़ी त्रासदी होगी कि आज भी कोई व्यक्ति जो है भूखा सोता है, ठीक है। इसलिए खाद्य सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और मुद्रास्फीति खाद्य सुरक्षा पर डायरेक्ट अटैक करता है, इसलिए उसके विरुद्ध भी डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए। इसलिए पीडीएस को टारगेट किया जाता है। दूसरा जो है इंडस्ट्री में क्या किया जाता है कि ऐसे इंडस्ट्रीज की स्थापना पर अत्यधिक मुद्रास्फीति के काल में ध्यान दिया जाता है। जैसे 1991 का केस था, उस समय मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इंडिया में भी, ठीक है। तो इसमें कम कीमत पर, कम निवेश पर, ठीक है, कम निवेश पर इंडस्ट्री की स्थापना हो और उत्पादन अधिक से अधिक हो। क्योंकि मुद्रास्फीति इसलिए उत्पन्न होता है, ठीक है, कि मुद्रा आपूर्ति जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है मार्केट में और उत्पादन होता ही नहीं, ठीक है। सारे लोग घर में बैठे रहें, कोई काम पर ही नहीं निकले और पैसा सबको सरकार छाप करके दे दे हर महीना 1-1 लाख रुपया, तो लगता है कि आपका जो है सबको काम चल जाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि सबके पास पैसा रहेगा, पैसा का कीमत बहुत गिर जाएगा। आप मार्केट जाइएगा, उस पैसा से आपको कोई सामान ही नहीं देगा, क्योंकि आप तो घर में बैठे हुए हैं, सारे लोग घर में बैठे हैं, प्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा, तो मार्केट में सामान कहाँ से आएगा? आपको नमक हो जाएगा 1 लाख रुपये पैकेट, ठीक है, 5 लाख रुपये केजी चावल हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति का बहुत ही कुप्रभाव होता है, ठीक है, जो अफगानिस्तान कुछ वर्षों पहले झेल चुका है। कोई वैल्यू फिर नहीं रह जाता है, क्योंकि जो भी नोट आप देख रहे हैं उसका वैल्यू इसलिए है क्योंकि उसके पीछे सरकार की अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था होती है। डॉलर इसलिए ज़्यादा मजबूत है क्योंकि अमेरिका का जो इंडस्ट्री है या सर्विस सेक्टर है या प्राइमरी सेक्टर है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, ठीक है। वहाँ के लोग कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के प्रयोग से हो या किसी मेहनत के कारण हो, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा उत्पादन करते हैं, इसलिए डॉलर का कीमत ज़्यादा है, ठीक है। वो विकासशील देश के लोग नहीं कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी का अभाव हो, पूंजी का अभाव हो, सारे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। इसके कारण इनकी मुद्रा का जो है कीमत कम होता है। तो इंडस्ट्री का स्थापना करके उस समय क्या किया जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है और उसमें लोग काम करें, रोजगार लें, उससे जो पैसा, मेहनत का जो पैसा होगा वो मुद्रास्फीति को नहीं बढ़ाता है। हमेशा याद रखिएगा इस लाइन को। डीएनएस अलाउंस, ठीक है, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता से क्या होगा? यहाँ बेरोजगारी भत्ता दे करके आप सोल्व नहीं कर सकते हैं, वो संकुचन में ये उपाय है बेरोजगारी भत्ता, ठीक है। वो और ज़्यादा मुद्रास्फीति को बढ़ाएगा, पेंशन ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक योजना ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा, वो नहीं, फ्री वाला चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगा मुद्रास्फीति में। यहाँ मेहनत क्या चीज़ से हो वो चलेगा, ठीक है। लेकिन जो वर्क कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, जो कार्य कर रहे हैं, जैसे कर्मचारी हो या इंडस्ट्री हो या मनरेगा हो, सारे जा कर के वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इनके पैसे में कुछ वृद्धि का प्रयास किया जाता है ताकि महंगाई का मार जो है इनको नहीं झेलना पड़े, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे कि हर साल जो है डीए दिया जाता है, लगभग 5% का वृद्धि किया जाता है 2 राउंड में, ठीक है, क्योंकि मुद्रास्फीति की 5% सीमा सहनीय मानी जाती है, उससे ज़्यादा सरकार भी नहीं सकेगी वृद्धि करने। और इसके लिए प्रयोग किया जाता है जितने सूचकांक मैंने बताए, ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 4-5 टाइप का मैंने बताया, उनमें कितना वृद्धि हुआ देखा जाता है, उतना ही वृद्धि जो है वेतन में या मनरेगा के मजदूरी में किया जाता है, ठीक है। अखिल भारतीय जो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रमिकों के लिए था, कृषकों के लिए था, गैर शारीरिक श्रम के लिए जो था, रूरल और अर्बन एरियाज और संयुक्त एरियाज के लिए, उन सभी का कैलकुलेशंस को देखा जाता है, डाटाज को देखा जाता है, उसके अनुसार जो है मजदूरी दर हो या वेतन हो उसमें वृद्धि किया जाता है। प्रचार, ठीक है, प्रचार तरह तरह से किया जा सकता है, टीवी से, रेडियो से, आजकल सोशल मीडिया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है,
उन सारे चीज़ों से प्रचार किया जा सकता है कि मुद्रास्फीति के जिस ढंग से आप कोरोना में आज देख रहे हैं प्रचार हो रहा है टीकाकरण के लिए या कोरोना से बचने के उपायों के लिए, उसी ढंग से मुद्रास्फीति काल में प्रचार तंत्र का भी सहायता लिया जा सकता है, पेपर के माध्यम से प्रचार हो सकता है कि मुद्रास्फीति की जो सिचुएशन हमारे कंट्रीज में उत्पन्न हो गई है उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में तरह तरह के जागरूकता को फैलाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद जो आपको करना है निष्कर्ष दे देना है। ठीक है, निष्कर्ष में यही दे दीजिए कि मुद्रास्फीति से बचने के, मुद्रास्फीति के प्रभाव जो है अत्यंत हानिकारक है, इसमें दो मत नहीं है, और इसको नियंत्रण में करने, अगर सहनीय सीमा से पार हो जाते हैं तो उसे नियंत्रण में करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन कोई एक उपाय जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है। इसलिए आवश्यक होता है कि सारे उपायों को समग्र रूप से स्थिति के अनुसार अपनाया जाए, और इसमें सिर्फ सरकार मुद्रास्फीति की स्थिति में नियंत्रण नहीं ला सकती, बल्कि इसमें आम जनता की जागरूकता और सहयोग की भी पूरी आवश्यकता होगी। और उन उपायों पर भी सरकार को वर्क करना चाहिए, समिति बनाना चाहिए, ताकि भविष्य में देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो इस ढंग से आप निष्कर्ष करके फिनिश कर सकते हैं। इस ढंग से यह प्रश्न जो है समाप्त होता है। यहाँ बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं जो मुख्य परीक्षा में आ सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में आ सकते हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। जितना भी मैं बताया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उत्तर को ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, और दोस्तों को भी प्रोत्साहित कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।